Hello champs, today we are going to discuss a topic of revenue and it is chapter 7 of microeconomics. इससे लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट के फंक्शन को अच्छे से किया एंड कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी कर्व्स थे हमने उसको अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। एंड हम डे बाय डे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इससे लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए एंड अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को ईजी बनाइए। सो रेवेन्यू का जो टॉपिक है, रेवेन्यू के अंदर 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, सेकंड इज़ कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड थर्ड इज़ रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेवेन्यू। व्हाट इज़ रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of rupees. So revenue refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market. Whenever there is a firm sell its produce of a given quantity of a commodity in the market and the amount it received in return, and that amount in rupees terms is referred to as revenue. Maybe it is rupees terms in India, but in any other country it will be in the domestic currency of that country. Okay, so the concept of the meaning of revenue is very simple. We know that what is revenue. जो भी हम पैसा कमाते हैं अपनी सेल को बेच के, अपने प्रोड्यूस को सेल करके, ठीक है, तो उससे जो हमें मनी अर्न होती है वही होता है हमारा रेवेन्यू, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू. It consists of 3 important terms. The first term is total revenue. What is total revenue? Total revenue refers to the total receipts. What is receipts here? It is amount, it is money, total money receipts. So total revenue refers to the total receipts from the sale of a given quantity of a commodity. It is nothing here but the meaning of revenue addition ऑफ टोटल, मतलब कि हम यहाँ पे सिर्फ टोटल लगा दिया है, ऐड कर दिया है, बाकी डेफिनेशन पुराने वाली है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट्स। अभी तक जितने भी हमने सेल करके जितने भी हमें मनी रिसीव हुई है, रिसिप्ट्स हुए हैं बाय गिवन सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, सो दैट इज रेफर्स टू एज टोटल रेवेन्यू. इट्स द टोटल इनकम ऑफ द फर्म. टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू होती है हमारी टोटल इनकम जो भी फर्म अर्न करता है बाय सेल ऑफ इट्स प्रोड्यूस. टोटल रेवेन्यू को निकालने का सिंपल सा तरीका है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू ए प्राइस. कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स वी हैव सोल्ड एट विच प्राइस. ओके, सपोज एक फर्म है, वो सेल करती है 10 टेबल्स हैं, 10 वुडन टेबल्स को सेल करती है एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ पर, ठीक है, यहाँ पे चेयर लिख दिया गलती से एंड इट इज़ टेबल हेयर. ओके, सो अगर एक फर्म जो है वो 10 टेबल्स को सेल कर रही है एट अ प्राइस ऑफ ₹100 पर टेबल, सो देयर टोटल रेवेन्यू विल बी, क्या होगा टोटल रेवेन्यू? तो टोटल रेवेन्यू क्या है? 10 चेयर्स हैं यानी टोटल क्वांटिटी, और एक चेयर का प्राइस है, एक टेबल का प्राइस है 100 रुपीज़, तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000. सो आवर टोटल रेवेन्यू विल बी 1000. ठीक है, ये सिंपल सा एक हमने क्वेश्चन लिया कि अगर हम 100 रुपये की एक टेबल है और हम 10 टेबल बना रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? तो टोटल रेवेन्यू वही होगा जब हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और हमारा 1000 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट जो हम सोल्ड कर रहे हैं उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू उसको कहते हैं. ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू को निकालने का तरीका सिंपल सा है, जब हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड करी, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा. देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे टोटल रेवेन्यू हमारा इसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में 1000 रुपीज़ था और क्वांटिटी थी 10, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? 1000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू ₹100. तो आवर एवरेज रेवेन्यू विल बी ₹100. बट आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि ये देखिए 100 रुपीज़ जो है ना, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो हमारा आया, आप इससे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में देखना कि यहाँ पे जो प्राइस था ना वो भी 100 रुपीज़ था.
यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो आया है वो 100 आया है एंड प्राइस जो है वो भी 100 है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया इक्वल टू प्राइस। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है एवरेज रेवेन्यू एंड द प्राइस आर सेम। देखिए किस तरीके से हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। टोटल रेवेन्यू हमें पता है क्या होता है, क्वांटिटी इनटू में प्राइस, एंड एवरेज रेवेन्यू होता है टी आर अपॉन में क्यू। तो टी आर जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ हमने इसको टी आर की जगह पुट कर दी, क्वांटिटी इनटू में प्राइस, और क्यू ये जो क्वांटिटी था इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो देखिए ऊपर भी क्वांटिटी है, नीचे भी क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट हो गई, क्यू से क्यू कट हो गया, क्यू ये वाला क्यू से ये वाला क्यू कट हो गया, हमारा बचा प्राइस। ठीक है, तो ए आर देखिए प्राइस के इक्वल आ गया यहाँ पे। ओके, तो ए आर इज़ इक्वल टू द पर यूनिट सेल रिसिप्ट्स एंड प्राइस इज़ ऑलवेज पर यूनिट। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट सेल रिसिप्ट। देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या पढ़ा, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। ठीक है, और प्राइस का प्राइस क्या होता है, प्राइस भी ऑलवेज पर यूनिट होता है, एक यूनिट का एक प्राइस होता है। तो इसी वजह से एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस के इक्वल आता है। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output। देखिए यहाँ पे लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू है एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल मतलब एक एडिशन अलग से हमें रेवेन्यू मिला, किससे मिला? बाय जनरेटिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एडिशनल यूनिट जब हम सोल्ड करेंगे तो उससे जो हमारा रेवेन्यू होगा ना उसी को हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। हमने पढ़ा है कि मार्जिनल का जो भी मीनिंग होगा वो हमेशा एक एडिशनल यूनिट से ही डिराइव होगा, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्ट हो चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो। ठीक है, एंड सेम विद द केस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज़ द चेंज इन टी आर फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब टी आर में चेंज होगा बाय सेल डाउन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को सेल करेंगे मार्केट में एंड उससे जो रेवेन्यू होगा ना और उससे जो चेंज होगा टोटल रेवेन्यू में उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। सो मार्जिनल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, वेयर एम आर एन इज़ मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, टी आर एन इज़ टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स, TRN-1 is total revenue from n-1 units and n is number of units sold। ये कुछ नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू है ना अभी तक का, लेट सपोज हमने टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स है 100। ठीक है, 100 रुपीज़ है टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स। तो n-1 का मतलब होगा टोटल रेवेन्यू ऑफ 9th यूनिट क्या था, टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स था 100, टोटल रेवेन्यू ऑफ 9th यूनिट था 90 लेट सपोज। तो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, 10th का माइनस करो 9th का, यानी कि 100 में से 90 क्या आ गया 10। तो हमारा जो एडिशनल रेवेन्यू था वन मोर यूनिट ऑफ सोल्ड करा जब हमने, तो हमारा 10 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिला। यानी कि जब तक हम 9 यूनिट्स को सोल्ड कर रहे थे उससे हमें 90 मिला, जैसे हमने 10th यूनिट को सोल्ड करा उससे हमें 100 मिला, यानी मार्जिन यहाँ पे एडिशन कितने का हुआ 10 का। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा सोल्ड करने पे हमें 10 यूनिट्स का फ़ायदा हुआ, यानी 10 यूनिट्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो एडिशनल यूनिट को सोल्ड करने से मार्केट में जो रेवेन्यू आया वही हमारा मार्जिन रेवेन्यू है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए लेट सपोज टोटल रेवेन्यू है 1000 रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ 10 टेबल्स। हमने देखा ही था कि 10 टेबल बेचने पे हमें 1000 रुपये का रेवेन्यू हुआ था, और फ्रॉम द सेल ऑफ 11 टेबल्स टोटल रेवेन्यू है 1150। दो एम आर क्या होगा 11th टेबल का, 11 टेबल का एम आर निकालना सिंपल है बहुत। टोटल रेवेन्यू 1000 रुपये था जब हमने 10 टेबल्स को बेचा, एंड टोटल रेवेन्यू 1150 था जब हमने 11 टेबल्स को बेचा। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th टेबल क्या होगा, तो एम आर 11, इसको इस तरीके से लिखा है कि एम आर 11 इज इक्वल टू टी आर 11 माइनस टी आर 10, यानी 11th का रेवेन्यू था 1150, उसमें से हमें जो अभी तक 10th यूनिट तक के जो भी रेवेन्यू था टी आर वो 1000 था, उसको माइनस करा तो 150 आया। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th यूनिट इज़ 150। तो इस तरीके से हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। एमआर को हम एक सिंपल और तरीका निकालने का, वो होता है चेंज इन टीआर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। जो भी चेंज होगा टोटल रेवेन्यू में उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन
क्वांटिटी, कितनी चेंज इन क्वांटिटी हुई, उससे जो निकलेगा वो भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। टीआर जो होता है वो समेशन होता है एमआर का, यानी अगर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है डिफरेंट यूनिट्स के, तो जब हम उसको एडिशन कर देंगे तो उससे हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। लेट सपोज टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 1, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 3 टिल मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ n। ये होता है समीशन का साइन। समीशन मानी मतलब एडिशन का साइन, ठीक है। तो ये एडिशन यानी समीशन होगा एमआर, तो टीआर होगा समीशन ऑफ एमआर। ये आपको साइन याद रखना है, अगर आप कंफ्यूज हो तो ये जो साइन होता है ये होता है समीशन का। समीशन मतलब जैसे सम करते हैं ना, एडिशन करते हैं, वही होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इससे। अब हमने टीआर, एमआर और एआर को समझ लिया। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट concepts, revenue concepts. Okay, the relationship between different revenue concepts can be discussed under two situations. दो सिचुएशंस के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे स्टडी करेंगे रेवेन्यू की। देखिए, पहला कंडीशन है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट हो का तब, तो ये कब होता है, इट हैपन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ओके, सो अभी आप सुन लीजिए, खाली ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है जब प्राइस रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, इनके कर्व्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, अ फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। देखिए, जो इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन कर रही है ना, फर्म को भी वही प्राइस लेना पड़ेगा, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, इंडस्ट्रीज़ जो होती है ना वो बड़ी यूनिट्स होती हैं एंड फर्म जो होती है एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो जो फर्म है ना उसको उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा अपने प्रोड्यूस को, जो कि डिटरमाइन कर रहा है इंडस्ट्री जो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है उसी प्राइस पे फर्म को बेचना होगा। तो इसको कहते हैं व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, यानी उस प्राइस पे हम कितनी भी क्वांटिटीज बेच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कितनी भी क्वांटिटीज़। प्राइस लेकिन जो है वो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा इंडस्ट्री। ओके, एंड सेकंड केस होता है व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, यानी कि जैसे जैसे हम अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे तो मार्केट में जो हमारी सप्लाई होगी प्रोड्यूस की वो इंक्रीज़ होगी, एंड जैसे जैसे प्राइस सप्लाई इंक्रीज़ होगी उसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइस होगा ना वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम हो। वो कम क्यों होगा, वो एक कर्व के थ्रू हम समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा ना आउटपुट में, वैसे वैसे प्राइस फॉल होगा। ये होता है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में, ठीक है। खाली आप समझिए कि अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो उससे प्राइस फॉल होगा। सेकंड केस ये है, इन दिस सिचुएशन अ फर्म फॉलोज इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी, यानी एक फर्म जो है वो इंडस्ट्री के प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अपने खुद के प्राइस पॉलिसी को बनाएगी। हाउएवर इट कैन इंक्रीज सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि वो अपनी सेल्स को तभी इंक्रीज़ कर पाएगी जब वो अपने प्राइस को कम करेगी। ओके, तो ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट रिलेशनशिप जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, सो व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अभी हम पहला वाला केस लेके चल रहे हैं जब प्राइस कांस्टेंट होगा। ओके, तो जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो AR और MR का क्या रिलेशन होगा समझते हैं। व्हेन प्राइस रिमेन सेम, अगर प्राइस सेम है एट ऑल आउटपुट लेवल्स, कोई भी आउटपुट हम बेच रहे हैं प्राइस सेम है, लाइक इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नो फर्म इज़ इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी फर्म जो मार्केट का प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जो प्राइस है कांस्टेंट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फर्म को। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रिमेन सेम एट ऑल आउटपुट, ठीक है। तो फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस। इतना तो हमने समझ ही लिया था कि फर्म जो है मोर क्वांटिटी बेच सकती है, प्राइस लेकिन सेम होना चाहिए, इतना हम समझ गए। द रेवेन्यू ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट क्या होती है, MR होती है। ये हमें पता है, एडिशनल का जब भी नाम आएगा वो MR ही होगा या मार्जिनल होगा। तो एवरी एडिशनल यूनिट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो होता है MR, वो इक्वल होगा
एम आर नहीं होगा, यहाँ पे ए आर होगा। देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, सो इज़ इक्वल टू एम आर, ठीक है। एज अ रिजल्ट बोथ ए आर एंड एम आर कर्व कोइंसाइड इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा अगर रेवेन्यू, जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इक्वल हो जाएगा ए आर के, क्योंकि प्राइस हमारा कांस्टेंट है एंड एक कांस्टेंट प्राइस पे हम कितना भी आउटपुट सेल कर सकते हैं एंड फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस, फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस डिसाइड बाय द इंडस्ट्री। सो उस टाइम पे क्या होगा, जो बोथ एंड एम आर कर्व होगा वो कोइंसाइड करेगा, बिकॉज एम आर जो होगा ए आर के इक्वल हो रहा है इस वाले केस में, प्राइस कांस्टेंट है एंड इन और ये क्या क्रिएट करेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखते हैं कैसे, किस तरीके से होगा ये। लेट्स सपोज यूनिट सोल्ड जो है हमारे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी हम धीरे धीरे यूनिट्स की जो सोल्ड कर रहे हैं वो धीरे डिफरेंट अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। प्राइस ए आर के इक्वल है, जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले केस में देखा था, प्राइस ए आर जो है प्राइस के इक्वल होता है। तो लेट्स सपोज प्राइस 5 रुपये है, 5 रुपये सब केसेस में 5 रुपये है, हर यूनिट 5 रुपये का है। टोटल रेवेन्यू हमें पता है, क्वांटिटी इंटू में प्राइस, तो 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25, हमारा टी आर आ गया, ठीक है। एंड हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वो भी 5 है, बिकॉज प्राइस कांस्टेंट है। और अगर हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालना भी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो 5 ही है, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा एम आर और टी आर। सेकेंड केस में देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा, 15 में से 10 गया, 5 बचा, ठीक है। 20 में से 15 गया, 5 बचा, 25 में से 20 गया, 5 बचा, यानी एम आर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है एम आर कौन वो है, सेम है ए आर के। देखिए एम आर, ए आर ये और ये एम आर, देखिए 5 5 5 5 5 5 सेम है। यानी कि जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे देखिए, तो यहाँ पे हमने लिखा ए आर और एम आर कर्व वाई एक्सिस पे, ठीक है। इनको रुपीज़ टर्म्स में लिखा है, बिकॉज रेवेन्यू है जो रुपीज़ की टर्म्स में कैलकुलेट होगा। और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट्स को सोल्ड, कितने यूनिट्स हमने सोल्ड करे हैं। देखिए यहाँ पे 5 रुपये के ऊपर हमारा ए आर और एम आर कर्व कोइंसाइड कर रहा है, और हमारी प्राइस लाइन भी 5 रुपीज़ है, बिकॉज ए आर इज इक्वल टू प्राइस है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ए आर और एम आर कर्व बन गया इन केस ऑफ प्राइस इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो इस रिलेशन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अभी हम प्राइस को कांस्टेंट ही रख रहे हैं, ये दूसरा केस है जब हम टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे, ठीक है। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, देखिए प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कोई भी क्वांटिटी आउटपुट सोल्ड कर सकती है एट द फिक्स्ड प्राइस। प्राइस जो है फिक्स है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है इन द मार्केट बाय द मार्केट, ठीक है। ओके, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एम आर कर्व जो होगा ना एंड ए आर कर्व वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये तो हमने ऊपर वाले केस में सेम ही है, ये इसमें सेम ही लिखा है, वही चीज़ लिखी है, ठीक है। उसका इफेक्ट टी आर कर्व पे क्या पड़ेगा, सिंस एम आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टी आर ऑल्सो इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है एडिशन ऑफ एम आर, एडिशनल जैसे एडिशनल यूनिट हम सोल्ड करेंगे मार्केट में, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो टोटल रेवेन्यू में ऐड होगा, एंड दिस टोटल रेवेन्यू इज गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट बिकॉज एम आर इज कांस्टेंट, because MR is constant, so every additional unit is giving constant returns, constant revenue, and when we add it to the total revenue will increase in a straight line. So इससे क्या होगा, due to this reason the TR curve is a positively sloped straight line. Positively sloped का मतलब स्लोप जब पॉजिटिव होती है ना तो कर्व हमेशा राइज करता है, पॉजिटिव स्लोप जब नेगेटिव होती है तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप्ड की बात ये है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा और स्ट्रेट लाइन में होगा। तो टी आर कर्व इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट नहीं बन रहा, आउटपुट कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम कुछ सोल्ड नहीं कर रहे। अगर हम कुछ सोल्ड नहीं कर रहे तो कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए उस टाइम पे टोटल रेवेन्यू जीरो होगा जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा। इसलिए वो अगर जीरो लेवल होगा तो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ठीक है। अब हमने सारी चीज़ों को समझ लिया, अब हम इसका कर्व देखते हैं। देखिए सेम चीज़ है जो हमने ऊपर वाला डायग्राम देखा वही है, बट देखिए यहाँ पे टी आर देखिए बढ़ रहा है, 5 10 15 20 25 ये इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज हम यूनिट सोल्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑल्सो एम आर इज़ कॉन्स्टेंट, इसलिए जो एडिशन हो रहा है ना, देखिए एम आर और ये 5 है, देखिए
फिर ठीक है, फिर एडिशनल यूनिट से हमें 5 रुपये एडिशनल मिले तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे तो 10 रुपये बन गए। फिर हमने एक एडिशनल यूनिट किया तो फिर हमें 5 रुपये मिले, फिर हमें 5 इसको 10 में ऐड करा तो 15 बन गए। ठीक है, ये देखिए इसमें ऐड करा तो 20 बन गए, ये एडिशनल 5 रुपये इसमें ऐड करे तो 25 बन गए। ओके, इसी वजह से जो इसका कर्व होगा MR और AR का कर्व तो हमने देख ही लिया था, सेम है। TR का कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द रेवेन्यू विल बी ज़ीरो एंड ये इट विल राइज लाइक दैट। अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट भी करेंगे ना तो इस तरीके से कर्व बनेगा, बट आप समझिए व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट और MR भी कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है तो MR कांस्टेंट है, इसीलिए TR कर्व एक पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है एंड पॉजिटिवली स्लोप का मतलब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, देखिए। ठीक है, तो TR भी हमने समझ लिया इन केस ऑफ प्राइस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अगेन, बट प्राइस फॉल करेगा व्हेन राइज इन आउटपुट। यहाँ पे प्राइस फॉल करेगा व्हेन राइज इन आउटपुट, तो फिर AR और MR का क्या रिलेशन निकलेगा ये देखते हैं। देखिए, व्हेन अ फर्म कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ा सकती है ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। ठीक है, दैट इज़ अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप कंफ्यूज मत होइए, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट आप ये वाली लाइन समझिए खाली कि फर्म जो है इंक्रीज़ कर सकती है अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कैसे कर सकती है, ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। अगर वो प्राइस अपनी प्राइस को कम करेगी तो अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ कर सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, AR कर्व जो है फॉल करेगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व, बिकॉज प्राइस कम होगा तो एवरेज रेवेन्यू भी कम होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस था, समझ रहे हैं आप। तो AR फॉल करेगा विद इंक्रीज इन द सेल, सेल इंक्रीज होगी तो एवरेज AR कम होगा, क्योंकि प्राइस हमें रिड्यूस करना पड़ेगा टू डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। ओके, सो इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, एवरी एडिशनल यूनिट का मतलब MR, ठीक है, MR होता है एडिशनल यूनिट की जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, विल बी लेस देन AR, बिकॉज देखिए आप समझिए AR तो फॉल कर ही रहा है विद इंक्रीज इन सेल, लेकिन जो रेवेन्यू एडिशनल यूनिट से जनरेट होगा ना वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी रिड्यूस होगा। बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरी एडिशनल यूनिट से जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो, लेकिन हर एडिशनल यूनिट से जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है वो डिपेंड करता है प्राइस पे। तो अगर प्राइस ही फॉल कर रहा है तो एवरेज रेवेन्यू जो हमारा वो भी फॉल करेगा, एंड एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी फॉल करेगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, बोथ AR और MR कर्व जो हैं स्लोप डाउनवर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए, यूनिट सोल्ड हमें एक एक करके निकाला था। TR हमारा लेट सपोज हमारा टोटल रेवेन्यू है 5,8,9,9,5, ठीक है, हमारा एवरेज रेवेन्यू है 5, 4, 3, 2.25 और 1। ये एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कब करेंगी, ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, प्राइस को कम करने से। ठीक है, तो प्राइस यानी AR, तो प्राइस तो हमें कम करना पड़ेगा हमें अगर यूनिट्स को इंक्रीज़ करना है। तो इसीलिए लेट सपोज ये एग्जांपल लिया है हमने कि वो रेवेन्यू जो है हमारा एवरेज रेवेन्यू इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू 5, 4, 3, 2.25 और 1, इसको हम P भी लिख सकते हैं, ये प्राइस है। ठीक है, तो TR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस इंटू क्वान्टिटी करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो TR निकल जाएगा 1 × 5 5, 2 × 4 8, 3 × 3 9, 4 × 2.25 9 एंड 5 × 1 5। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया। ठीक है, अब हम MR निकालना हमने सीखा था, कैसे निकलेगा TR से। पहला तो TR और MR सेम होगा पहली यूनिट पे, दूसरी यूनिट पे 8 में से 5 माइनस करे तो 3 आया। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट पे 9 में से 8 माइनस करा तो 1 आया। ठीक है, फोर्थ यूनिट पे 9 में से 9 माइनस करो तो 0 आया, यानी 0 MR। एंड फिफ्थ यूनिट पे 5 में से 9 माइनस करो तो -4 आया, बिकॉज 9 के आगे माइनस का साइन था, तो 5 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -4। तो देख रहे हैं आप, मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा कम हो रहा है बिकॉज हमारा एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है। बट एक चीज़ नोटिस कीजिए
कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा ना उसका जो डिक्रीज का रेट होगा वो AR से ज़्यादा होगा, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल रेवेन्यू है, तो एडिशनल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा है। देखिए, तो हम MR और AR कर्व को देखते हैं। हमने y एक्सिस पे लिया AR एंड MR, एंड हमने x एक्सिस पे लिया यूनिट को सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड करे। तो व्हेन प्राइस फॉल ना राइज इन आउटपुट, व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, तो AR कर्व कुछ बनेगा इस तरीके से, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और MR जो कर्व होगा ना वो इसके बिल्कुल मिडल से पास करेगा इन दोनों के। अगर मैं मान लीजिए हमने AR कर्व को यहाँ तक ले गए, लेकिन ये यहाँ तक जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए AR कर्व को यहाँ तक ले गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, MR जो है इसके बिल्कुल मिडल से पास करेगा। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, इसका बिल्कुल हाफ से इसको डिवाइड करेगा MR, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। ये नेक्स्ट चैप्टर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में हम AR MR कर्व और अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट सपोज ये AR कर्व इस तरीके से जा रहा है, तो MR कर्व इसको 20 से डिवाइड करेगा, लेकिन AR कर्व पॉजिटिव रहेगा और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे AR पॉजिटिव है, यहाँ तक 1 भी पॉजिटिव है, लेकिन MR जो है यहाँ तक नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने यूनिट्स के सोल्ड को इंक्रीज़ करा, 5 यूनिट्स तक ले गए, AR जो है 1 तक पहुँच गया और MR नेगेटिव -4 चला गया, इसीलिए कर्व के नीचे भी जा रहा है, एक्सिस के नीचे क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए कि बोथ MR और AR फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट, बट MR फॉल एट अ रेट मोर देन द रेट ऑफ फॉल इन AR। MR की जो रेट होगा फॉल करने का वो AR से ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट MR कर्व इज़ स्टीपर देन द AR कर्व। MR कर्व देखिए ज़्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब देखिए क्या होता है, ये होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड धीरे धीरे हम इसको जब इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे ना तो कर्व स्टीप होने लगेगा। मतलब ये स्टीपर है, सबसे ज़्यादा स्टीपर कर्व यही है, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। एंड इसको हम इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कर्व फ्लैट होगा। अभी देखिए, ठीक है, देखिए MR कर्व जो है स्ट्रेट लाइन की बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी स्ट्रेट लाइन से हल्का सा बेंड है, तो ये ज़्यादा स्टीप कर्व है। लेकिन ये AR कर्व ना थोड़ा और बेंड है, यानी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा यहाँ तक आ रहा है ना, ये इस तरीके से जा रहा है कर्व, देखिए। तो इसलिए ये जो है ना ये ज़्यादा स्टीप, ये लेस स्टीप है एंड ये मोर स्टीप है, बिकॉज जो MR का रेट है ना फॉल करने का वो मोर है एज़ कम्पेयर टू द फॉल इन रेट ऑफ AR। इसी वजह से MR कर्व ज़्यादा स्टीपर बनेगा, ठीक है। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं, बट आपके अंदर जो भी माइंड में कन्फ्यूजन है कि AR कर्व और MR कर्व इस से क्यों बन रहा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक पे, ठीक है। अभी आप खाली कर्व समझिए किस तरीके से बन रहा है, ओके। एंड हम इसका रीज़न भी समझ लिया कि MR कर्व ज़्यादा स्टीपर क्यों है, ओके। अब हम जो है फोर्थ केस, एंड दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। तो प्राइस फॉल एंड विद राइज इन आउटपुट का ही सेकंड केस है, इसमें हम TR और MR का रिलेशन देखते हैं। देखिए, व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस, देन रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज MR विल फॉल। यानी कि जब आउटपुट सोल्ड होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोअर करने पे, बाय लोअरिंग द प्राइस, तो जो रेवेन्यू होगा एवरी एडिशन यूनिट से MR वो फॉल करेगा। ये पहली वाली स्टेटमेंट, इसके पिछले वाले में यही सेम स्टेटमेंट थी, MR फॉल करेगा। तो MR क्या होता है, एडिशन होता है TR का। MR इज एडिशन टू TR, ठीक है। तो व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, जब एक एडिशन यूनिट आउटपुट को सोल्ड होता है तो MR होता है एडिशन टू TR। तो इससे क्या होगा, TR विल इंक्रीज व्हेन MR इज पॉजिटिव। तो MR जब पॉजिटिव होगा तो TR इंक्रीज करेगा। TR विल फॉल, टोटल रेवेन्यू फॉल करेगा जब MR नेगेटिव होगा, और टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा व्हेन MR इज़ 0। यानी कि जैसे जैसे MR बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, TR बढ़ेगा। जब MR 0 हो जाएगा तो TR अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, और जब MR नेगेटिव होगा तो TR फॉल करेगा, ओके। देखिए, अब इसको हम इसके ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए, यूनिट सोल्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस हमने वही सेम ले लिया, 5 4 3 2.25 और 1। TR हमें निकालना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा TR आ जाएगा। और MR जो है हमारा 8 में से 5 गया 3, पहली यूनिट पे तो सेम है 5,
फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 9 गए 0 और 5 में से 9 गए -4। हमने सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम इसको कर्व पे प्लॉट करेंगे। तो एम आर कर्व तो हमें देख लिया था, इस तरीके से बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, और ये क्रॉस करता हुआ नीचे जाएगा क्योंकि एम आर जो है नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया नेगेटिव में। लेकिन टी आर कर्व देखिए किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिया हमने वाई एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने एम आर लिया है, और यहाँ पे यूनिट सोल्ड ये सेम है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो देखिए एम आर तो हमें पता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये नेगेटिव जा रहा है। देखिए टी आर किस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अगर आपको अपने हाथ से खुद शेप बनाना तो बस इसको इस तरीके से बेंड कर दीजिए और मैक्सिमम पॉइंट तक लेके जाइए। तो देखिए जब एम आर यहाँ पे 0 है, एम आर 0 है तो टी आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है ए आर, यानी जब तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तब तक हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम यहाँ, यानी कि हम यहाँ तक जो अपने टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। ओके, लेट्स एंड जैसे ही एम आर नीचे जा रहा है टी आर देखो फॉल करने लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट देखिए दोबारा, टी आर विल इंक्रीज व्हेन एम आर इज़ पॉजिटिव। टी आर कब तक इंक्रीज़ कर रहा है, टी आर कब तक इंक्रीज़ कर रहा है, जब तक एम आर एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पे। फिर लिखा है कि टी आर विल बी मैक्सिमम व्हेन एम आर इज़ 0। तो टी आर देखिए जब तक एम आर पॉजिटिव है इंक्रीज़ कर रहा है और फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है जब एम आर 0 है। और यहाँ पे है टी आर विल फॉल व्हेन एम आर इज़ नेगेटिव, और टी आर जो है फॉल करने लग रहा है देखिए जब ये नेगेटिव जा रहा है एम आर। तो देखिए एज लॉन्ग एज एम आर इज़ पॉजिटिव टी आर इंक्रीजेस, और व्हेन टी आर राइसेस एम आर इज़ पॉजिटिव, सेम ही है। एज लॉन्ग एज एम आर इज़ पॉजिटिव, एम आर जब तक पॉजिटिव है टी आर जो है इंक्रीज़ कर रहा है। ये सेम अगली स्टेटमेंट सेम है, ये टी आर के रिस्पेक्ट में कि टी आर अगर बढ़ रहा है यानी कि एम आर पॉजिटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट व्हेन एम आर इज़ 0, एम आर जब 0 है टी आर इज़ एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। देखिए, और हम ऐसा भी सकते हैं कि टी आर इज़ एट मैक्सिमम, तो उस टाइम पे एम आर 0, ठीक है। एंड थर्ड व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, एम आर बिकम्स नेगेटिव, नीचे चला गया एक्स एक्सिस के, टी आर स्टार्ट फॉलिंग, टी आर फॉल करने लग रहा है। और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हेन टी आर फॉल्स तो एम आर बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है एंड इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बिकॉज रिलेशनशिप सीख आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी तक हमने प्राइस के रिस्पेक्ट में हमने रिलेशनशिप्स को पढ़ा, अब हम एक जनरल रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन द प्राइस इज़, मतलब प्राइस के रिस्पेक्ट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कांस्टेंट है या वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इफ़ नथिंग इज़ मैंशनड अबाउट द नेचर ऑफ प्राइस विद राइज इन आउटपुट, कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे, देखिए आउटपुट बढ़ाने का मतलब है कि इस एक्सिस पे बढ़ते रहेंगे, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ए आर और एम आर पे, और हमें प्राइस के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं पता है अभी। तो इस तरीके से जर्नल कर्व बनेगा। ये ए आर एम आर हमने लिया है यहाँ पे रुपीज़ की टर्म्स में वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट सोल्ड लिया है। तो देखिए एम आर कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है और ए आर कर्व जो है उसको कट कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब तक एम आर कर्व राइज कर रहा है और फिर फॉल कर रहा है, लेकिन अभी भी ए आर कर्व जो है राइज कर रहा है। इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे ए आर जो ए आर का मैक्सिमम पॉइंट है ना, वो एम आर इसको आके इस पे कट कर रहा है मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर जो है एम आर भी फॉल कर रहा है और ए आर भी फॉल कर रहा है। ऐसा सेम केस हमने अपने कॉस्ट में देखा था, ठीक है। कॉस्ट में देखा था कि जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, बट वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते क्योंकि कॉस्ट हमारी 0 लेवल पे उसको टच नहीं करेगी। ओके, तो हमने वो समझा। तो यहाँ पे देखिए कि ए आर कर्व अभी भी राइज कर रहा है यहाँ तक, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, बट एम आर को ऊपर जाके नीचे फॉल करने लग रहा है इतनी दूरी में जब तक ए आर राइज कर रहा है, और एम आर जो है ए आर को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर कट करके नीचे आ रहा है, और ये और ए आर भी नीचे आ रहा है, दोनों नीचे आ रहे हैं। ए आर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एम आर इज़ ग्रेटर देन ए आर, यानी ए आर इंक्रीज कब तक कर रहा है, कब तक कर रहा है, जब एम आर जो है वो ग्रेटर है ए आर, यानी एम आर ऊपर है ए आर नीचे है। ए आर इज़ एट इस मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट, जब इस पॉइंट पे ए आर मैक्सिमम कॉन्स्टेंट है व्हेन एम आर इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि ये इस पे कट कर रहा है, यहाँ पे ए आर एम आर और ए आर इक्वल है। ए आर फॉल कर रहा है व्हेन एम आर इज़ लेस देन ए आर,
ए आर देखो फॉल कर रहा है व्हेन एम आर इज़ लेस देन ए आर, यानी ए आर ऊपर है आगे है कर्व और एम आर पीछे, यानी ए आर देखिए बड़ा है एम आर से, तो ए आर जो है फॉल कर रहा है व्हेन एम आर। तो ये रिलेशन आपको लिखना है एग्ज़ाम में अगर जर्नल पूछा गया कर्व। तो हमने रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स को पढ़ लिया, उनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ लिया, एंड प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस अगर डिक्रीज़ कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, उस कॉन्सेप्ट उस केस को भी पढ़ लिया। तो हमने रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसको डिस्कस कर लिया। ये हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट कर लिया है रेवेन्यू, एंड इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड ऑल्सो आप नोट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी गाइस, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अभी तक के नोट्स अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था नोट्स को अपलोड करने का। नोट्स आर रेडी एंड बट मैं आज ही नोट्स को सारे नोट्स को अपलोड कर दूंगा, एंड आप उसको टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो एडिशन करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो के दौरान कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में। जिस तरीके का कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मार्केट में देख लेना, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई एम एवरीथिंग डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, ये आपका ही चैनल है, और हम साथ साथ ग्रो करेंगे, अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, एंड हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, एंड अभी तक आप वीडियो में बने रहिए इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस।